नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, सही कथनों का चयन करें। पहला कथन है, प्रदेश के कुल 5,454 गौठानों में से 3,247 गौठान वर्तमान में क्रियाशील हैं। आउट ऑफ टोटल 5,454 गौठान्स इन द स्टेट, 3,247 गौठान्स आर करेंटली फंक्शनल। देखिए, ये कथन सही है क्योंकि वर्तमान में गौठानों की कुल संख्या कितनी, 5454, ठीक है, बहुत बार बताया हूं आपको। और इनमें से कुल 3,247 यानी 3,247 गौठान्स में जो गोबर की खरीदी का काम है वो चालू है, ठीक है, मतलब वो गोबर खरीदी की क्रिया में क्या है, क्रियाशील है। ठीक, तो आपका पहला कथन क्या हो जाता है, यहां सही हो जाता है। दूसरा क्या है, 3,247 गौठानों में से 3,078 गौठान ग्रामीण क्षेत्र में और 169 गौठान शहरी क्षेत्रों में स्थित है। इन 3,247 गौठान्स, 3,078 गौठान्स आर सिचुएटेड इन रूरल एरिया एंड 169 गौठान आर सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। ठीक, ये कथन भी सही है। ठीक, देखिए, क्रियाशील गौठान कितने हमारे यहां, 3,247, इनमें से 3,078 जो है कहां है, ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि 169 कहां है, शहरी क्षेत्र में है। ठीक, तो ये कथन भी आपका क्या है, सही है। तीसरा कथन क्या बोलता है कि गौठानों में 1,84,899 पशुपालक पंजीकृत हैं। आपको ये डेटा मैं कई बार बताया हूं कि 1.84 लाख, ठीक है, 1.84 लाख पशुपालक इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, इसके द्वारा वो रजिस्टर्ड है इस योजना के अंतर्गत। ठीक, अगला कथन क्या बोलता है कि अब तक 14,64,477 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। ये कथन भी क्या है, आपका सही है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। क्लियर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं में लगभग कितने प्रतिशत भूमिहीन श्रेणी के हैं, यानी लैंडलेस कैटेगरी के कितने लोग हैं। ठीक, इंग्लिश में पढ़ते हैं, हाउ मच अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द एनिमल कीपर्स एंड काउ डंग सेलर्स बेनिफिटेड अंडर द गोधन न्याय योजना आर ऑफ लैंडलेस कैटेगरी। ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको क्या बोलते हैं, लैंडलेस कैटेगरी, भूमिहीन श्रेणी। ठीक, तो याद रखेंगे इसको कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 40% जो बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, 40% जो लाभान्वित वर्ग है, उनमें से जो भूमिहीन श्रेणी के लोग हैं उनका प्रतिशत क्या है, 40% है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर वितरण कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। What is the name of mobile application of छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ठीक, आपको पता होगा कि हाल ही में इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और 6 अक्टूबर के दिन इसका नया वर्जन भी लॉन्च हो गया है। ठीक, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, मोर बिजली ऐप। ठीक है, इसके अंतर्गत कुल 16 प्रकार की सेवाएं जो है वो विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएंगी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस महापुरुष की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है। द चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल मॉन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ विच ग्रेट पर्सनैलिटी। आपके पास ऑप्शन में है स्वामी आत्मानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी अनंतानंद या स्वामी मोक्षानंद। ठीक, तो आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष जो है हमारे रायपुर में व्यतीत किए हैं। ठीक, और उन्हीं की स्मृति में ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्मारक है उसको निर्मित किया जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्मारक किसकी स्मृति में होगा, स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व का निर्माण किस रूप में किया जाएगा। हाउ विल द लेमरू एलिफेंट रिजर्व बी कंस्ट्रक्टेड। आपके पास ऑप्शन में अभ्यारण्य के रूप में, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, संरक्षण रिजर्व के रूप में या हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में। ठीक है, अभ्यारण्य को क्या बोलते हैं, सेंचुरी
राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क, संरक्षण रिजर्व को कंजर्वेशन रिजर्व और हॉटस्पॉट को तो हॉटस्पॉट ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको तप्त स्थल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, इसका निर्माण कहां पर किया जा रहा है? आपका जो कोरबा, सरगुजा और रायगढ़, ठीक है, इन 3 जिलों का क्षेत्र जो है लेमरू एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत आएगा और इसका निर्माण किया जा रहा है किसके अंतर्गत? संरक्षण रिजर्व के रूप में, याद रखिएगा। ठीक है, संरक्षण रिजर्व किसको बोलते हैं? कंजर्वेशन रिजर्व, जहां पर उस वन्य प्राणी के रहने का स्थल तो होता ही है, लेकिन साथ में जो व्यक्ति वहां पर रहते हैं, ठीक है, वहां पर कोई गांव बसा हो तो उसको विस्थापित भी नहीं किया जाता है। ठीक, मतलब उनके साथ में रहवास का जो संबंध होता है वो संरक्षण रिजर्व कहलाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, लेमरू एलिफेंट रिजर्व ना तो अभयारण्य होगा ना राष्ट्रीय उद्यान होगा, वो क्या होगा? बेसिकली एक संरक्षण रिजर्व होगा, कंजर्वेशन रिजर्व होगा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी है? सिंस व्हेन डिड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू इफेक्ट? आपके पास ऑप्शन में 1970, 1972, 1982 या 1963। तो ये प्रश्न मैं देता हूं आपको आज होमवर्क के रूप में। ठीक है, ये प्रश्न मैं पहले भी पूछ चुका हूं, आशा करता हूं कि आपको ये याद होगा। ठीक, तो आप बताइए कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब से हमारे यहां लागू हुआ है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों को क्रियान्वित कर पूर्ण करने हेतु समय सीमा प्रदेश के लिए कब तक रखी गई है? हाउ लॉन्ग हैज बीन सेट फॉर द टाइम लिमिट फॉर द स्टेट टू कंप्लीट द वर्क्स ऑफ द वाटर लाइफ मिशन, है ना, ये इसी को बोलते हैं जल जीवन मिशन, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस जल जीवन मिशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मुख्यतः क्या है? एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसके अंतर्गत जितने भी राज्य है वहां पर नल संयोजन का काम, यानी नल से पानी पहुंचाने का काम जो है वर्ष 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और राज्य सरकार ने क्या कहा है कि भाई हम इस कार्य को कब तक पूरा कर लेंगे? 2023 तक। ठीक, तो दोनों चीजें याद रखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा कितनी समय सीमा रखी गई है? 2024 तक की, और प्रदेश सरकार के द्वारा यानी कि जो राज्य सरकार है उसके द्वारा कब तक सीमा रखी गई? 2023 तक के लिए। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहे क्या? प्रदेश के लिए। किसके द्वारा? राज्य शासन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2023। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जैव ईंधन बायोएथेनॉल के उत्पादन हेतु धान की भूसी और गन्ने की खरीदी किस संस्था के माध्यम से किया जाएगा? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स बायोएथेनॉल थ्रू विच इंस्टीट्यूशन विल द परचेस ऑफ पैडी हस्क एंड शुगर केन बी मेड? आपके पास ऑप्शन में ट्राइफेड है, नाबार्ड है, मार्कफेड है या स्मॉल फॉरेस्ट प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड है। ठीक, तो याद रखिएगा जो मार्केटिंग फेडरेशन है, ठीक है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? मार्कफेड, इसके द्वारा इस जैव ईंधन बायोएथेनॉल के उत्पादन हेतु भूसी और गन्ने की खरीदी की जाएगी। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ जो शक्कर कारखाना है कबीरधाम का, वहां पर पीपीपी मॉडल से एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जानी है। ठीक, तो उस नजरिए से भी ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश्ड कब हुआ भाई? इसको एकदम फैक्चुअल चीज है, याद रखेंगे। 7 अक्टूबर 2010 को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।